Hello everyone. We were reading our civics chapter 2 federalism, and earlier we read about how is federalism practiced, and in this we learn about the challenges that faces by democratic politics for the success of federalism in India. And today we will continue with the relation of center and state. It means सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेशन के बारे में आज हम रीड करेंगे। स्टार्ट यहाँ से करेंगे हम। 1947 के बाद एक ही पार्टी क्या थी, मेजोरिटी में रही थी, दैट इज़ कांग्रेस पार्टी। स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दोनों ही में कौन सी पार्टी की मेजोरिटी आ रही थी, कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी आ रही थी। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को अंडरमाइन कर लेती है। एंड अब ये तो फेडरलिज्म का फीचर नहीं है कि एक लेवल दूसरी लेवल की गवर्नमेंट को अपने अंडर ले ले या उस पर अपना राज चलाए। तो ये फेडरलिज्म का तो हमारा फीचर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो 1947 तक के बाद स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तब फेडरलिज्म क्या था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट आफ्टर 1989 जब कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई, उसके बाद क्या, मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से उस टाइम पर क्या है, फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुई। तो हम कह सकते हैं उस टाइम पर, किस टाइम के बाद, 1989 के बाद। 1947 तक तो स्ट्रॉन्ग नहीं था फेडरलिज्म, बट 1989 के बाद जो था मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से फेडरलिज्म क्या है, स्ट्रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। क्या है, हमने स्टार्टिंग में इंडिया के फेडरलिज्म के कुछ की फीचर पढ़े थे हमने। सबसे पहला की फीचर क्या था, याद है आपको? सबसे पहला हमारा फेडरलिज्म का क्या की फीचर था, दैट इज़ कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा लेवल होते हैं। ठीक है, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है हमारी, सबको पता कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। तो इंडिया में दो लेवल की कंट्री जो है, दो लेवल की गवर्नमेंट जो है वो रन नहीं कर सकती थी, पूरा सिस्टम नहीं चला सकती थी। इसके लिए क्या है, हमें थर्ड लेवल की गवर्नमेंट की नीड हुई, इसलिए हमने थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को ऐड किया। तो इंडिया में कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जो यूरोप की कंट्री से भी बड़ी हैं। अगर हम पॉपुलेशन के बेस पे, पॉपुलेशन के टर्म से भी देखें तो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो हमारी रशिया से भी अधिक है। इसलिए हमारे जो स्टेट्स हैं वो इंटरनली इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं कि हमें एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत थी जो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करें, और उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने लोकल गवर्नमेंट का नाम दिया। एंड वो प्रोसेस जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और इसके पीछे डिसेंट्रलाइजेशन करने का मोटिव क्या था, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को देने का मोटिव क्या था, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी या फिर इश्यूज़ होते थे वो क्या थे कि वो लोकल लेवल पर ही सॉर्ट आउट किए जा सकें। और काफ़ी टाइम तक तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो इफ़ेक्टिव भी नहीं थी। क्यों? लोकल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल भी नहीं थी, पावरफुल नहीं है इसलिए इफ़ेक्टिव नहीं हुई। और तो और हमने, और तो और क्या, इनके इलेक्शन भी जो थे, किसके, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन थे वो रेगुलर टाइम पीरियड्स में नहीं होते थे। हमने हर विलेज में पंचायत सेट कर दी, हमने हर अर्बन एरिया में म्यूनसिपलिटी जो पार्टी का सिस्टम था वो भी सेट कर दिया, पर ज़्यादा इफेक्टिव वो फिर भी नहीं हुआ। देन 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए कि कुछ ऐसे मेजर स्टेप लिए गए जिससे लोकल गवर्नमेंट पावरफुल हो गई और इफ़ेक्टिव भी हो गई।
तो अब देखते हैं कि ये चेंजेस क्या थे, किन की वजह से लोकल गवर्नमेंट जो थी पावरफुल और इफ़ेक्टिव हो गई। फर्स्ट स्टेप पे था हमारा लिया गया कि हर एरिया में लोकल गवर्नमेंट के जो थे वो रेगुलर इलेक्शन किए जाएंगे। सेकंड है, कुछ सीट्स जो हैं शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिज़र्व रखी जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा कि हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई, जिसका काम क्या था, म्यूनसिपाल्टी एंड पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट करना, ये उनका काम था। फोर्थ है हमारा कि टोटल सीट में से जो 1/3 नंबर ऑफ सीट्स थी वो वुमेंस के लिए रिज़र्व रखी गई। फिफ्थ है हमारा कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर एंड रेवेन्यू जो है वो किसको देगी, लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ पावर्स को और कुछ रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। तो ये 5 चेंजेस थे जिसके कारण से लोकल गवर्नमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव भी और पावरफुल भी हुई। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। अब क्या है कि हर विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंच के नाम से जानते हैं, और इन पंच का जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है। ये तो सबको पता है ना, आप 6th क्लास से रीड करते आ रहे हो ग्राम पंचायत के बारे में। देन क्या है, कुछ जो है ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं, पंचायत समिति। कुछ ग्राम पंचायत को मिलकर जो बनाती हैं दैट इज़ पंचायत समिति। और पंचायत समिति और एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पंचायत समिति है सारी मिलकर जिला परिषद को बनाती हैं। और जिला परिषद के हेड को क्या कहते हैं हम, चेयरपर्सन या फिर मेयर, जो सारी लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को एक्सरसाइज करता है। ठीक है, हमारा लेसन यहीं फिनिश होता है। आपका होमवर्क है कि आपने जितने भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपने सॉर्ट आउट करने हैं, फाइंड आउट करके फिर नोटबुक में राइट करने हैं।